आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण का विधेयक मंगलवार को लोकसभा से पारित हो गया। बुधवार को अगर राज्यसभा से भी यह संविधान संशोधन पारित हो जाता है तो बिना विलंब आरक्षण का रास्ता साफ हो जाएगा। यानी शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश और सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। यह लाभ केवल हिंदू धर्मावलंबी अनारक्षित जातियों के लिए ही नहीं बल्कि मुस्लिम, ईसाई और अन्य समुदायों को भी मिलेगा। मंगलवार को लोकसभा में विधेयक पेश किए जाने से लेकर इसके पारित होने तक राजनीतिक हलचल तेज रही। इसकी संवेदनशीलता को देखते हुए यूं तो किसी भी दल ने इसका विरोध नहीं किया, लेकिन राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप और छींटाकशी तेज रही। विपक्षी दलों की ओर से इसे राजनीतिक कदम और चुनावी जुमला करार दिया गया, तो सरकार की ओर से कांग्रेस को याद दिलाया गया कि उसने अब तक जो कुछ किया था वह जुमला था, क्योंकि ईमानदार और संविधान सम्मत प्रयास नहीं किया गया था। पहली बार राजग की ओर से अगड़ी जातियों के पिछड़े लोगों को बराबरी का अवसर देने का सार्थक प्रयास किया जा रहा है, तो उस पर उंगली उठाई जा रही है। सरकार की ओर से वित्त मंत्री अरुण जेटली ने विपक्ष के सारे तर्कों को तार तार कर दिया। कांग्रेस के केबी थॉमस ने इसे जल्दबाजी में लाया गया विधेयक करार देते हुए आशंका जताई कि कोर्ट की ओर से 50% की सीमा तय होने के कारण यह खारिज हो जाएगा। उन्होंने इसे संयुक्त संसदीय समिति में भेजने की मांग की, लेकिन जेटली ने तथ्यों के साथ स्पष्ट किया कि यह अब तक इसलिए खारिज होता रहा क्योंकि संविधान में आर्थिक पिछड़ेपन का प्रावधान ही नहीं किया गया था। इस बार संविधान में इसका प्रावधान किया गया है और इसके लिए यह संविधान सम्मत है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कोर्ट ने भी अपने फैसले में साफ कर दिया था कि 50% आरक्षण सीमा केवल सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों के संदर्भ में थी। छिटपुट सवाल उठा रहे विपक्षी दलों को राजनीतिक कटघरे में खड़ा करते हुए उन्होंने कहा कि अगर समर्थन करना है तो दिल बड़ा करके करें। खासकर कांग्रेस को उन्होंने घेरने की कोशिश की और याद दिलाया कि वह जुमले का आरोप न लगाए। भाजपा ने वादा किया था और उसे पूरा करने जा रही है। कांग्रेस ने भी अपने घोषणा पत्र में यही वादा किया था, लेकिन सवाल उठा रही है। जनता के सामने परीक्षा की घड़ी है और विपक्षी दलों को दिखाना होगा कि यह पैच और विपक्षी दलों को दिखाना होगा कि वह पास होते हैं या फेल। यही विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव के बाद अब उपाध्यक्ष के लिए राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। स्पीकर चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी उतारे जाने की राजनीति के बाद अब कांग्रेस उपाध्यक्ष पद को अपने पास रखने पर विचार मंथन कर रही है। पार्टी से नाराज चल रहे किसी विधायक को कांग्रेस यह पद दे सकती है। सूत्रों के मुताबिक विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव की तरह उपाध्यक्ष पद को लेकर भी सदन में गुरुवार की कार्रवाई हंगामेदार होने के आसार हैं। स्पीकर चुनाव में भाजपा ने प्रत्याशी उतारकर चुनाव का बहिष्कार तो कर दिया है, जिससे कांग्रेस अब उपाध्यक्ष पद को आसानी से भाजपा को देने के मूड में नहीं है। भाजपा के कुछ नेता उपाध्यक्ष पद पर अपनी पार्टी के पास लाने के लिए मुख्यमंत्री कमलनाथ से आग्रह करने का सुझाव दे रहे हैं, तो कुछ इससे असहमत हैं और इस मामले में भाजपा और कांग्रेस के बीच बातचीत भी चल रही है। कांग्रेस में उपाध्यक्ष पद के दावेदारों में प्रमुख नाम हीना कांवरे, दिलीप गुर्जर, राजवर्धन सिंह के नाम शामिल हैं। हीना कांवरे को कांग्रेस ने हाल ही में राष्ट्रीय प्रवक्ता घोषित किया है, जिससे उन्हें उपाध्यक्ष के पद से नवाजे जाने की उम्मीद कम दिखाई दे रही है। सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक राजवर्धन सिंह को उपाध्यक्ष बनाकर उनकी नाराजगी कम की जा सकती है। बिजली का भरपूर उपयोग करने वाले और बिल नहीं भरने वाले उपभोक्ताओं को सरकार की संबल योजना से भले ही राहत मिल गई है, लेकिन अब वे बिजली कंपनी के रडार पर हैं, जिनके घर कभी भी बिजली कंपनी की टीम छापा मार सकती है। सबसे ज्यादा वे उपभोक्ता टारगेट पर रहेंगे जिनके घर का बिल 500 यूनिट से ज्यादा आ रहा है या 1000 वॉट से ज्यादा बिजली खपत सामने आ रही है। इस तरह के उपभोक्ताओं की लिस्ट बनानी शुरू कर दी गई है। योजना से जुड़े उपभोक्ताओं की हकीकत जानने के लिए बिजली प्रबंधन ने खास तरह की प्लानिंग की है। इस प्लानिंग के तहत एक टीम बनाई गई है जो लिस्टेड हुए उपभोक्ताओं के यहाँ कभी भी धमक सकती है। अगर छापामार कार्रवाई में संबल योजना की पात्रता सामने नहीं आई और बिजली का मिसयूज होता मिलेगा तो संबल योजना से हितग्राही को बाहर किए जाने संबंधी कार्रवाई की जा सकती है। अगर जिले भर में देखा जाए तो संबल योजना के तहत 52,404 उपभोक्ता रजिस्टर्ड हैं, जिनके यहाँ हर महीने 200 रुपए का बिल आता है। इससे ज्यादा की खपत को सरकार अपने खजाने से अदा करती है। सरल बिजली बिल योजना का लाभ पात्रों को मिल रहा है या अपात्रों को, यह हकीकत भी इस छापे में सामने आ सकेगी। संबल योजना में जो उपभोक्ता दर्ज हुए हैं वे भी बिजली कंपनी के लिए परेशानी बने हुए हैं, क्योंकि अधिकतर उपभोक्ता 200 रुपए का बिल भी नहीं चुका रहे हैं। इस कारण सरकारी खजाने को तो चूना लग ही रहा है, बिजली कंपनी का भी बकाया पहले की तरह बढ़ने लगा है। 75 से 80% सरल बिजली बिल योजना के उपभोक्ता बिल नहीं चुका रहे हैं। इधर लगातार बिजली का उपयोग भी पहले से ज्यादा कर रहे हैं, जिन पर बिजली कंपनी ने नजरें गड़ाना शुरू कर दी है। गौरतलब है कि सरकार का बदलाव होने के कारण संबल योजना के नए आवेदनों पर फिलहाल विराम लगा दिया गया है। जो पहले जुड़ चुके हैं उन्हें ही योजना का लाभ मिल रहा है। महाकाल की नगरी उज्जैन में मकर संक्रांति का पर्व स्नान इस बार भी नर्मदा शिप्रा के संगम जल में ही होगा। नर्मदा का पानी 12 या 13 जनवरी को उज्जैन आ जाएगा।
इससे रामघाट पर मौजूद शिप्रा का गंदा पानी आगे बहा दिया जाएगा और नर्मदा के शुद्ध जल में श्रद्धालु स्नान कर पाएंगे। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण ने शनिश्चरी अमावस्या पर हुई किरकिरी से कांग्रेस सरकार को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। नर्मदा का पानी उज्जैन पहुंचाने के लिए चारों पंप चालू कर दिए गए हैं। दावा किया गया है कि मकर संक्रांति का स्नान नर्मदा के शुद्ध जल में ही होगा। बताया गया कि नर्मदा के जल से देवास का शिप्रा बैराज आधा भरा गया है, आधा अगले 3 दिन में भर जाएगा। उज्जैन कलेक्टर या नगर निगम आयुक्त का निर्देश मिलने पर 12 या 13 जनवरी को नर्मदा का पानी बैराज के गेट खोल उज्जैन के लिए छोड़ दिया जाएगा। बैराज का लेवल मंगलवार शाम तक 490.40 मीटर हो गया था, जो अगले 3 दिन में 491 मीटर हो जाएगा। शनिश्चरी अमावस्या के दिन लेवल 488 मीटर था। एनवीडीए के अफसरों ने शिप्रा नदी क्षेत्र में बिछे मोटर पंप के जाल पर चिंता व्यक्त की है। उज्जैन संभागायुक्त और कलेक्टर से कहा है कि पानी उज्जैन पहुंचने से पहले कहीं किसान न खींच ले, क्योंकि शिप्रा नदी के निरीक्षण में मोटर पंपों का जाल बिछा मिला है। किसानों ने खेतों को सींचने के लिए पाइपलाइन कनेक्टेड अपनी मोटरें नदी किनारे रखी हैं। इस दिशा में कार्रवाई की जरूरत है। कलेक्टर ने मामला संज्ञान में लेकर कार्रवाई के निर्देश प्रभारी एसडीएम को दिए हैं। 3 दिन पहले शनिश्चरी अमावस्या के नहान के लिए शिप्रा बैराज से छोड़ा गया 1 एमसीएम पानी मंगलवार को आलमपुर उड़ाना पहुंच गया। यहां पानी का वेग बहुत ही कम देखने को मिला। कारण रास्ते भर नदी का सूखा होना और पानी किसानों द्वारा खेतों में सिंचाई के लिए ले लिया जाना बताया गया। वर्तमान में शिप्रा का पानी नहान के लायक बिल्कुल नहीं है। पानी में खान का गंदा पानी मिला हुआ है, जिससे स्नान करने से श्रद्धालु चर्म रोग आदि से ग्रसित हो सकते हैं। नगर निगम भी इस बात को स्वीकार करता है, क्योंकि निगम ने एनवीडीए को भेजे पत्र में कहा था कि शिप्रा का जल अशुद्ध है। नहान के लिए नर्मदा का 4.5 एमसीएम पानी चाहिए, जो आप उपलब्ध कराएं। नेशनल हेराल्ड मामले में मंगलवार को एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। इस दौरान आयकर विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और संपर्क अध्यक्ष सोनिया गांधी के नाम नेशनल हेराल्ड मामले में 2011-12 के लिए असेसमेंट ऑर्डर जारी किया गया, लेकिन उस पर अमल नहीं किया जा रहा है। विभाग ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को 100 करोड़ रुपए का नोटिस जारी किया है। एक अंग्रेजी अखबार की खबर के अनुसार आयकर ने यह नोटिस जारी किया। बताया जा रहा है कि सोनिया और राहुल गांधी पर 100 करोड़ की देनदारी है और एजेएल से दोनों की आय का फिर से मूल्यांकन करने के बाद यह नोटिस जारी किया गया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने अपनी आय करोड़ों रुपए कम बताई है। सोनिया ने जहां 155.4 करोड़ रुपए कम बताए हैं, वहीं राहुल ने भी 155 करोड़ रुपए कम बताए हैं। रिपोर्ट के अनुसार 2011-12 के पूर्व मूल्यांकन के अनुसार राहुल ने अपनी आय 68.1 लाख बताई थी। सुप्रीम कोर्ट ने आयकर विभाग के जोर देने पर एओ को रिकॉर्ड पर रखने की अनुमति प्रदान कर दी, लेकिन साथ ही स्पष्ट किया कि इसके आधार पर इस मामले में अदालत के रुख में कोई बदलाव नहीं होगा। विभाग ने कर वसूली के लिए राहुल और सोनिया के नाम 31 दिसंबर को एओ जारी किया था। बालाघाट के हाई प्रोफाइल सराफा व्यापारी सुनील कांकरिया हत्याकांड का खुलासा 14 माह बाद पुलिस ने कर दिया है। इस सनसनीखेज हत्याकांड मामले में चौंकाने वाली बात यह है कि हत्याकांड का मास्टरमाइंड मृतक की पत्नी का रिश्तेदार है। आरोपी डकैती के इरादे से 20 नवंबर 2017 को मृतक सुनील कांकरिया के घर में गए थे, जहां डकैती की योजना के बीच में आए सुनील कांकरिया की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद आरोपियों की तस्वीर सीसीटीवी में कैद होने के बाद पुलिस ने इनाम की भी घोषणा की थी, लेकिन इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं अन्य 3 की गिरफ्तारी शेष है। बालाघाट के मेन रोड रिहायशी इलाके में रहने वाले सराफा व्यापारी सुनील कांकरिया की हत्या का मामला बालाघाट पुलिस के लिए बेहद चुनौती भरा था। 20 नवंबर 2017 को हुए इस हत्याकांड को लेकर सीबीआई जांच की भी मांग की गई थी। आखिरकार इस मामले में आरोपी की गिरफ्तारी से पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पत्रकार वार्ता के दौरान हत्याकांड का खुलासा करते हुए डीआईजी इरशाद वली एवं पुलिस अधीक्षक जय देवन ने बताया कि हत्याकांड का मुख्य आरोपी जमशेदपुर निवासी राकेश जैन है, जो मृतक सुनील की पत्नी का रिश्तेदार है, जिसका आना जाना इस परिवार में होता रहता था। घर में करोड़ों रुपए की डकैती के मकसद से राकेश जैन ने झारखंड जमशेदपुर के अपने साथियों अमर महतो, अमीर सिंगारे, अभिषेक सिंह, राजू प्रसाद और निर्मल सेराफीन के साथ योजना बनाई थी, जिसके तहत इंडिका कार से बालाघाट पहुंचकर अमर अपने एक अन्य साथी के साथ घर के भीतर गए थे, लेकिन सामने ही रात्रि के समय सुनील आ गया और विवाद होने पर इनके द्वारा लोहे के हथियार से सुनील की निर्मम हत्या कर दी गई। नवंबर 2017 में बालाघाट में एक सेंसिटिव मर्डर केस हुआ है। सुनील कंकरिया, सराफा व्यापारी सुनील कंकरिया के हत्याकांड के बारे में। अभी उस केस में हमें कुछ मुखबिर से सूचना मिली है। उसके हिसाब से झारखंड जमशेदपुर डिस्ट्रिक्ट में
हमें पार्टी भेजना पड़ा। पार्टी भेजने के बाद वहाँ झारखंड पुलिस के मदद से मेन आरोपियों को हम 3-4 दिन वहाँ हमारे टीम रह के उनको आइडेंटिफाई करके जमशेदपुर पुलिस के मदद से उन लोगों को वहाँ गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद एक और मुख्य आरोपी है इस घटना में शामिल था, वो हरियाणा के अंबाला में काम करता था और उसको भी एक स्पेशल टीम भेज के बालाघाट के पुलिस के द्वारा उसको भी अरेस्ट कर लिया गया है। और वहाँ जमशेदपुर में जिनको अरेस्ट किए हैं उनको प्रोडक्शन वारंट पे कल यहाँ लेके आएंगे, यहाँ पेश करेंगे। इस घटना के लिए मतलब इनको पेश करने के बाद पुलिस रिमांड लेंगे। मेन मोटिव क्या सामने आया? अभी प्राथमिक जांच में ये पता चला डकैती करने के लिए ये लोग आए थे, तो डकैती के साथ मर्डर भी इन लोगों ने किया है। अभी कितने आरोपी आपके पास हैं और कितने विषय पर? अभी 3 आरोपी हमारे कस्टडी में है और 3 आरोपी और ये जमशेदपुर जेल में बंद है किसी और अन्य मामला में। कब तक सर उसको लाएंगे? उनको प्रोडक्शन वारंट निकाल के उनको भी जल्दी से जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मुख्य आरोपी इसमें 5 लोग यहाँ घटनाक्रम करने के लिए आए थे और इसमें एक मास्टरमाइंड है राजेश जैन करके, जो जमशेदपुर के रहने वाला, वो यहाँ की हमारे मृतक सुनील कंकरिया का रिलेटिव है। सुनील कंकरिया और सुनील कंकरिया और राजेश जैन का रिश्ता 2 साल पहले वहाँ जमशेदपुर में एक शादी में मुलाकात हुई और 3-4 दिन साथ में रहे और उसके बाद क्लोज हो गए और राजेश जैन को यहाँ इनके घर पे आना जाना होता था। क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ से छोटे राज्यों को केंद्र सरकार से ज्यादा मदद मिल रही है। क्षेत्रफल में छत्तीसगढ़ देश में 10वें नंबर का राज्य है। क्षेत्रफल बड़ा है, इसलिए यहाँ अंतिम छोर के व्यक्ति तक विकास को पहुंचाने की चुनौती भी ज्यादा है। इसमें अधिक राशि की भी जरूरत होती है, चाहे बिजली के खंभे खड़े किए जाएं, चाहे पक्की रोड बनाई जाए या विकास का कोई और काम हो। समय और राशि दोनों ज्यादा लगते हैं। यह राज्य पहाड़ी और वनांचल क्षेत्र होने के साथ नक्सल प्रभावित भी है, इसलिए चुनौती और बढ़ जाती है। इसके बावजूद छत्तीसगढ़ के क्षेत्रफल में छोटे तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और बिहार जैसे दूसरे राज्यों की झोली में हर साल ज्यादा राशि डाली जाती है। छोटे राज्यों को मिलने वाली राशि छत्तीसगढ़ से 2-3 गुना तक अधिक होती है। विकास के लिए क्षेत्रफल के हिसाब से राज्यों को आर्थिक मदद दी जाए, यह मुद्दा छत्तीसगढ़ की नई सरकार के मुखिया भूपेश बघेल ने उठाया है। इसके लिए जल्द ही वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखने वाले हैं। छत्तीसगढ़ का सरगुजा और बस्तर संभाग ऐसा है जहां वनांचल और पहाड़ी क्षेत्र ज्यादा है। इस कारण दोनों संभागों के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण से लेकर पेयजल, पुल पुलिया, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं का विस्तार करना बेहद चुनौतीपूर्ण होता है, खासकर बस्तर संभाग, क्योंकि यह पूरी तरह से नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। पहले तो किसी भी विकास कार्य का ठेका बुलाया जाता है तो चुनौतियों को देखते हुए ठेकेदार ही नहीं आते हैं। ठेकेदार आ भी जाएं तो उनके लिए काम कराना आसान नहीं होता है। मजदूर से लेकर निर्माण सामग्रियों को स्थल तक ले जाना कठिन होता है। बस्तर में नक्सलियों का खतरा अलग है। विकास कार्य में लगे वाहनों को नक्सली जला देते हैं, मजदूरों को मारपीट कर भगा देते हैं, ठेकेदारों की हत्या कर दी जाती है। ऐसी स्थिति के बावजूद काम तो होता है, लेकिन जहां तक सड़क बननी है वह नहीं बन पाई है। सड़क नहीं होने के कारण वाहन की सुविधा नहीं मिलती। मरीजों को खाट में लिटाकर मीलों पैदल चलते हैं, तब कहीं अस्पताल पहुंच पाते हैं। सुदूर इलाकों में लोग आज भी झरिया या नाले का पानी पीते हैं। शिक्षा और चिकित्सा सुविधा से वंचित हैं। बस्तर, सरगुजा के अलावा अब बाकी तीनों संभाग रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग की बात करें तो इन संभागों में भी विकास की योजनाओं तो तैयार हैं, लेकिन फंड की कमी के कारण काम को उतनी गति नहीं मिल पाती है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा मंगलवार को अपने पक्ष में फैसला आने के बाद सीबीआई चीफ आलोक वर्मा बुधवार सुबह सीबीआई मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अपना कार्यभार संभाला। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा से कामकाज छीनने का आदेश रद्द करते हुए उन्हें काम पर बहाल किया, लेकिन कोर्ट ने तब तक उन्हें कोई बड़ा नीतिगत या संस्थागत फैसला लेने से रोक दिया है, जब तक निदेशक का चयन करने वाली उच्च स्तरीय समिति उन्हें इस बात की इजाजत न दे दी। वह फिलहाल रूटीन कामकाज ही देखेंगे। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि आलोक वर्मा पर कार्रवाई या कामकाज के बारे में उच्च स्तरीय समिति 7 दिन के भीतर विचार करेगी। इस समिति में प्रधानमंत्री, प्रधान न्यायाधीश और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष शामिल है। 2.5 महीनों से जबरिया छुट्टी पर चल रहे आलोक वर्मा 31 जनवरी को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, संजय किशन कौल और के.एम. जोसेफ की पीठ ने यह फैसला आलोक वर्मा और गैर सरकारी संस्था कॉमन कॉज की याचिका निपटाते हुए सुनाया।
केंद्र सरकार ने सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा और विशेष निदेशक राकेश अस्थाना द्वारा एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाने के मद्देनजर दोनों से 23 अक्टूबर 2018 को आरोपों की जांच होने तक कामकाज छीन लिया था। सरकार ने यह आदेश केंद्रीय सतर्कता आयोग की सिफारिश पर जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा मंगलवार को अपने पक्ष में फैसला आने के बाद सीबीआई चीफ आलोक वर्मा बुधवार सुबह सीबीआई मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अपना कार्यभार संभाला। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा से कामकाज छीनने का आदेश रद्द करते हुए उन्हें काम पर बहाल किया, लेकिन कोर्ट ने तब तक उन्हें कोई बड़ा नीतिगत या संस्थागत फैसला लेने से रोक दिया है जब तक निदेशक का चयन करने वाली उच्च स्तरीय समिति उन्हें इस बात की इजाजत न दे दे। वह फिलहाल रूटीन कामकाज ही देखेंगे। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि आलोक वर्मा पर कार्रवाई या कामकाज के बारे में उच्च स्तरीय समिति 7 दिन के भीतर विचार करेगी। इस समिति में प्रधानमंत्री, प्रधान न्यायाधीश और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष शामिल हैं। 2.5 महीनों से जबरिया छुट्टी पर चल रहे आलोक वर्मा 31 जनवरी को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, संजय किशन कौल और के.एम. जोसेफ की पीठ ने यह फैसला आलोक वर्मा और गैर सरकारी संस्था कॉमन कॉज की याचिका निपटाते हुए सुनाया। केंद्र सरकार ने सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा और विशेष निदेशक राकेश अस्थाना द्वारा एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाने के मद्देनजर दोनों से 23 अक्टूबर 2018 को आरोपों की जांच होने तक कामकाज छीन लिया था। सरकार ने यह आदेश केंद्रीय सतर्कता आयोग की सिफारिश पर जारी किया था। अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान उस वक्त सदन का माहौल गर्मा गया जब विपक्षी विधायक सत्ता पक्ष पर अपमान का आरोप लगाते हुए गर्भगृह में पहुंच गए। कर्ज माफी के मुद्दे पर सत्ता पक्ष पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए भाजपा ने वॉकआउट कर दिया, लेकिन वॉकआउट के बाद जैसे विपक्ष सदन में वापस लौटा तो सत्ता पक्ष के विधायकों ने जोरदार ठहाका लगा लिया। सत्ता पक्ष को ठहाका लगाते देख विपक्ष विफर गया। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा, हमारा अपमान किया जा रहा है। उसके बाद बृजमोहन गर्भगृह में घुस आए। उनके पीछे बाकी विधायक भी आ गए और नारेबाजी करने लगे। उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह सहित तमाम विधायक वेल में बैठकर नारेबाजी करने लगे। बृजमोहन अग्रवाल और अजय चंद्राकार ने इस दौरान तीखे तेवर दिखाए। हालांकि संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने इस दौरान बृजमोहन को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। सत्यनारायण शर्मा से बृजमोहन अग्रवाल ने तीखे शब्दों में कहा, शिव डहरिया ने हमारा मजाक उड़ाया है, क्या हम बुद्धू हैं? वेल में बैठे विपक्षी विधायकों पर मंत्री कवासी लखमा ने चुटकी लेते हुए कहा कि डॉक्टर रमन सिंह 15 साल बाद पहली बार नीचे बैठे हैं। इस बात पर रमन सिंह ने अपने चिर परिचित अंदाज में हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। बाद में विधानसभा अध्यक्ष ने पूर्व परंपरा के मुताबिक गर्भगृह में बैठे सभी विधायकों को निलंबित कर दिया। इसके बाद भी भाजपा विधायक गर्भगृह में नारेबाजी करते रहे। अनुपूरक बजट में चर्चा के दौरान सदन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रमुख विपक्षी दल भाजपा को जमकर आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष सदस्यों की बात गंभीरता से सुन रहा था। मुझे लगा था कुछ पश्चाताप में होंगे, लेकिन इनके तेवर वैसे ही हैं। डॉक्टर रमन सिंह उसी तेवर में बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अभी तो हमने आपकी फाइल खोली है, बहुत धूल जमी है। थोड़ी सी धूल हटाई गई और खूब चीख पुकार शुरू हो गई। भूपेश ने आगे कहा कि मैं ये सुनकर दंग रह गया कि एक मीडिया कैसे 15 चैनल का नियंत्रण कर रहा था और उसके एवज में जनसंपर्क विभाग से करोड़ों रुपए वसूल रहा था। आप जनसंपर्क के माध्यम से मीडिया की मॉनिटरिंग कर रहे थे, जनसंपर्क के पैसे से स्टिंग ऑपरेशन करा रहे थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, हम कोई जुमलेबाज नहीं, जुमलेबाजी आपके नेता करते हैं। हम किसानों गरीबों के लिए काम करने आए हैं, खदानों का स्टाम्प ड्यूटी माफ करने नहीं आए हैं। सीएम भूपेश शराब के मामले में पूर्ववर्ती रमन सरकार की नीतियों को लेकर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि आप 20 दिनों में मुझसे शराबबंदी के बारे में पूछ रहे हैं, लेकिन इसी विधानसभा में 1500 करोड़ रुपए की कमीशन खोरी की बात हो रही थी। शराबबंदी को लेकर आपने कमेटी बनाई, अध्ययन दल भेजा और क्या रिपोर्ट आई कि काउंटर बढ़ाएंगे। हम शराबबंदी करेंगे, सबको विश्वास में लेकर जनजागरण करेंगे। अयोध्या में राम जन्मभूमि विवाद में पेश होने वाले वकीलों को भी इस बात की भनक तक नहीं थी कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 5 जजों की संविधान पीठ गठित करने जा रहा है। यह पीठ 10 जनवरी को सुनवाई करेगी। मंगलवार को सभी पक्षों के वकीलों ने कहा कि उन्हें इस बात का जरा भी संकेत नहीं मिला था कि इस मामले को संविधान पीठ को सौंप दिया जाएगा। 2 वरिष्ठ वकीलों ने कहा कि सबको यही लग रहा था कि 3 जजों की एक बेंच का गठन होगा। इन्हीं विचारों को जाहिर करते हुए पहले याचिकाकर्ता एम सिद्दीकी और कुछ अन्य मुस्लिम निकायों के वकील एजाज मकबूल ने कहा कि उन्हें 5 जजों की बेंच के बारे में शाम को पहली बार तब पता चला जब सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने उनसे मामले के दस्तावेजों के और 2 सेट मांगे।
मकबूल ने कहा कि हम हमेशा से 5 जजों की पीठ चाहते थे क्योंकि इस्माइल फारूकी वाले मामले में गलत फैसला हुआ था। एक हिंदू संगठन की ओर से एक वरिष्ठ वकील ने कहा कि अब देखते हैं क्या होता है। मैं कोई और टिप्पणी नहीं करना चाहता। उल्लेखनीय है कि पिछले साल 27 सितंबर को 3 जजों की बेंच ने बहुमत से 1994 के इस्माइल फारूकी के फैसले के एक प्रावधान को 5 जजों की संविधान पीठ को रेफर करने से मना कर दिया था। इस प्रावधान में कहा गया था कि मस्जिद इस्लाम का अटूट हिस्सा नहीं है। अब संविधान पीठ इस मामले की सुनवाई 10 जनवरी को करेगी। समाज तक अपने विचार को पहुंचाने के लिए लोग तरह तरह के माध्यमों का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही एक शख्स हैं आज़ाद, जिनके विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम बनी है उनकी लॉरी साइकिल। यह अपने आप में एक संदेश है। इसके पहिए जब चलते हैं तो एक सकारात्मक विचार लोगों तक पहुंचता है। आज़ाद का कहना है कि कार से प्रदूषण फैलता है और गरीब आदमी की पहुंच से यह बाहर भी है, इसलिए उन्होंने अपनी साइकिल को लॉरी कार साइकिल बना दिया। अब वे साइकिल पर सवार होकर लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रहे हैं। इसके साथ ही एक संदेश और है, अपनी ख्वाहिशों को दायरों में मत बांधो, बस अपने दायरे में रहकर इन ख्वाहिशों को पूरा करो। प्रयागराज उत्तर प्रदेश के रहने वाले आज़ाद खान अपनी आज़ाद यात्रा पर रायपुर पहुंचे। उनकी लॉरी साइकिल यहां लोगों के कौतूहल का विषय बन गई। इस साइकिल में हैंडल की जगह स्टीयरिंग, डिस्क ब्रेक और न जाने क्या क्या इक्विपमेंट लगे हैं जो इसे कार की तरह बनाते हैं। इसमें हॉर्न भी बजता है और इसकी साजो सज्जा किसी लॉरी की तरह है। आज़ाद अपने इस विशेष वाहन को लॉरी साइकिल कहते हैं। आज़ाद पिछले एक दशक से देश के अलग अलग शहरों गांवों में अपनी इस साइकिल की सवारी कर पहुंचते हैं और लोगों को पर्यावरण का संरक्षण का संदेश देते हैं। उनका यह भी कहना है कि लालच और एक दूसरे की बराबरी करने की प्रवृत्ति लोगों में बढ़ रही है। इससे लग्जरी की चाहत पैदा होती है और इंसान अपने आर्थिक दायरों से बाहर जाकर उन्हें पूरा करने की कोशिश करता है, जो सही नहीं है। पश्चिम रेलवे द्वारा हाल ही में इंदौर के समीप महू से कालाकुंड के बीच शुरू की गई हेरिटेज ट्रेन शुरुआती दिनों से लेकर अब तक हाउसफुल चल रही है। इसी के चलते रेलवे ने इस ट्रेन में एक अतिरिक्त कोच भी लगाया है। बड़ी संख्या में पर्यटक इस हेरिटेज ट्रेन में सफर करने के लिए रोजाना महू पहुंच रहे हैं और आने वाले समय में इस हेरिटेज ट्रेन में 2 पारदर्शी कोच लगाए जाएंगे, जिसका निर्माण ICF चेन्नई में चल रहा है। बताया जा रहा है कि फरवरी या मार्च तक यह कोच मिल जाएंगे, जिससे पर्यटकों को बाहर का नज़ारा ट्रेन में बैठे बैठे ही साफ साफ नजर आएगा। प्राकृतिक वादियों से गुजरने वाली यह ट्रेन की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ रही है। इस ट्रेन ने 14 दिनों के सफर में 1,66,000 रुपए की आय अर्जित की है। साथ ही रेलवे ने पर्यटकों के ठहरने के लिए कालाकुंड में 2 स्वीट रेलवे कोच भी बनाए हैं। इन कोच में 5 स्टार होटल की तरह सुविधाएं सुसज्जित की गई हैं, जिसका किराया 750 रुपये प्रतिदिन रखा गया है। फिलहाल इस ट्रेन की टिकटों की बुकिंग महू से होती है और पर्यटक इतनी संख्या में महू पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि 1 घंटे में ही इस हेरिटेज ट्रेन के सभी टिकट बुक हो जाते हैं और आने वाले समय में इस ट्रेन की टिकट ऑनलाइन विक्रय करने पर भी चर्चाएं चल रही है। ट्रेन के रिजर्व कोच में प्लाज्मा टीवी लगाया गया है और ट्रेन के डिब्बे में पर्यटन स्थल की तस्वीरें लगाई गई हैं, जो यात्रियों को काफी पसंद आ रही हैं। करीब 9.5 किलोमीटर के सफर को यह ट्रेन करीब 4.5 घंटे में पूरा कर रही है। ट्रेन में बैठकर पर्यटक पूरे रास्ते के प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ उठा रहे हैं। हम लोगों ने महू से लेके कालाकुंड तक जो हेरिटेज लाइन घोषित की है, उसमें हम लोगों ने 25 दिसंबर से पहली ट्रेन चलाई थी, हेरिटेज ट्रेन। उसमें पहले दिन 3 कोच थे, जिसमें कि 2 कोच थे वो रिजर्व थे और 1 कोच अनरिजर्व था। रिजर्व कोच में कुल 60 लोग थे और 60 सीटें थी और अनरिजर्व में 80 सीटें थी। लेकिन पब्लिक की डिमांड को देखते हुए हम लोगों ने एक अनरिजर्व कोच और बढ़ाया, जिसमें 80 सीट और बढ़ गई। तो कुल मिला के जो सीटों की पोजीशन थी 220 थी। पहले दिन जो हम लोगों ने ट्रेन चलाई थी, उसमें पहले दिन की अर्निंग थी 14,000 समथिंग। और जब सेकेंड डे, थर्ड और फोर्थ डे, मतलब 25, 26, 27, 28 को तो उसी जगह से चली थी, लेकिन 29 से हम लोगों ने एडिशनल कोच लगा दिया था। तो करीब उसमें भी 15,800 समथिंग उससे हम लोगों ने अर्न किया। तो कुल मिला के आज 14वां दिन है। 14 दिन में हम लोगों ने 1,66,000 रुपये करीब उस पर आय की है और ये गाड़ी पूरी तरह से पैक जा रही है। सर आगे क्या नई उसमें आने वाले टाइम में हम उस हेरिटेज ट्रेन के लिए हम लोगों ने 2 कोच ICF चेन्नई को इंडेंट किए हैं, जो रिजर्व कोच होंगे और उस कोच से बाहर का सारा नज़ारा बहुत अच्छे से दिखेगा। बाहर का नज़ारा अंदर दिखेगा और अंदर से बाहर तक देख पाएंगे। तो कुल मिला के वो कोच अभी ICF से आने हैं, फरवरी और मार्च में वो मिल जाएंगे। मिलने के बाद में उनको उस ट्रेन के साथ जोड़ा जाएगा और उसमें और इजाफा होगा। साथ में हम लोगों ने जो खान पान की व्यवस्था की है वो बहुत अच्छा है कि कोई भी सैलानी अगर उसमें बैठता है और वो
अपना खाना बुक करता है तो 35 रुपए में वेज और 40 रुपए में अंडा करी जो नॉन वेज बोला जाता है वो उनको कालाकुंड में मुहैया हो जाती है, उनको वहाँ खाना मिल जाता है। इसके साथ में इडली सांभर भी है और भी कुछ चीजें हैं, पानी की बोतल है या स्नैक्स है, वो ऑन ट्रेन मतलब ऑन बोर्ड ही आपको मिल सकती है। सर अगर नाइट हॉल्ट करने की बात करें तो किस प्रकार की व्यवस्था की गई है वहाँ पर? नाइट हॉल्ट के लिए हम लोगों ने कालाकुंड में 2 कोच रखे हैं, जिसमें कि एक कोच में 2 स्वीट बनाए हैं, जैसे कि जो किराया है 24 घंटे का 750 रुपए है। अगर उसको देखेंगे तो किसी 5 स्टार से कम नहीं दिखता है। उसमें डबल बेड है, सोफा सेट है, डाइनिंग टेबल है और उसका बाथरूम और जो वो इतना नीट एंड क्लीन और इतना साफ सुथरा इसमें जैसे कि 5 स्टार रूम में होते हैं, 5 स्टार रूम्स में मिलते हैं। तो कुल मिला के ये उसका 750 किराया है। और दूसरा जो हम लोगों ने कोच रखा है उसमें 24 बेड है और 24 बेड का पर बेड मतलब डॉर्मेटरी टाइप की बनाई है। पर बेड 100 रुपीज रखा है कि 24 घंटे में 100 रुपए में वो आपको मुहैया हो सकता है। तो उसमें 24 रूम रहेगा, 24 बेड रहेंगे। सर मौसम की अगर बात करें तो मौसम को लेकर सैलानियों में कितना रुझान दिख रहा है इसमें? देखिएगा अभी तक तो मौसम बहुत ठंडा है, अच्छा लग रहा है, तो लोग उसमें बहुत सफर कर रहे हैं। हमारी जो ट्रेन अभी बुकिंग से ही उसको टिकट बुक करना होता है और ट्रेन जब चलती है तो 3 घंटे पहले हमारी बुकिंग खुलती है। 11:05 का टाइम है तो 8 बजे बुकिंग खुलती है और बुकिंग खुलने के 1 घंटे के अंदर सारे टिकट पैक हो जाते हैं, बुक हो जाते हैं। आने वाले टाइम में IRCTC से बात चल रही है कि इसका एक पैकेज तैयार किया जाए और जो ऑन नेट पे लोगों को टिकट मिल पाए, जो कि बाहर के लोग हैं वो उनको जब नेट से टिकट मिल जाएगा तो आराम से आके अपना ये सफर कर पाएंगे। बाहर के लोग अभी इसलिए नहीं आ पा रहे हैं कि उन्हें लगता है कि पता नहीं उनको टिकट मिल पाएगा या नहीं, क्योंकि बुकिंग ऑन हैंड है, मतलब मैनुअल बुकिंग है। तो आने वाले टाइम में डेफिनेट और बढ़िया होगा इसके लिए।